Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 4 जून 2024. तो आज हम 4 जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कुछ सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम राष्ट्रीय समाचार, कुछ नेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, सम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। देन वी विल डिस्कस सम रक्षा समाचार और डिफेंस न्यूज, सम न्यूज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, स्पोर्ट्स न्यूज, कुछ खेल समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार। देन वी विल डिस्कस सम रैंक एंड रिपोर्ट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास की समरी। क्लियर? सो द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। सो 21st शंग्रीला डायलॉग एंड्स इन सिंगापुर। तो 21वां शंग्रीला डायलॉग अभी कंडक्ट किया गया है, जहां पर दुनिया भर से 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व ने पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट शंग्रीला होटल में आयोजित किया गया 31 से 2 जून तक। और कहां पर कंडक्ट किया गया है? ये सिंगापुर में कंडक्ट किया गया। और ये कौन सा एडिशन है शंग्रीला डायलॉग का? ये 21वां एडिशन है शंग्रीला डायलॉग का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डायलॉग? तो बेसिकली चर्चाएं महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों और नए दृष्टिकोणों की खोज पर केंद्रित थी। तो सिक्योरिटी चैलेंज और न्यू अप्रोच कैसे बेसिकली एक्सप्लोर की जाए उसको लेके ये डायलॉग कंडक्ट किया गया है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले तो शंग्रीला डायलॉग कहाँ पर कंडक्ट हुआ? शंग्रीला का संवाद बेसिकली ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। उसके साथ साथ ये कार्यक्रम 31 मई से 2 जून तक शंग्रीला होटल में आयोजित किया गया। दुनिया भर से 100 से अधिक प्रतिनिधित्व ने भाग लिया और इसका मेजरली पर्पस क्या था? सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड एक्सप्लोरिंग न्यू अप्रोचेस। क्लियर? नेक्स्ट इज बीजेपी एंड एसकेएम ट्रंप इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम असेंबली इलेक्शन। तो भारतीय जनता पार्टी वॉन 46 आउट ऑफ 66 इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्योर 31 आउट ऑफ 32 सीट्स इन सिक्किम। क्लियर? सो बेसिकली क्या हुआ है, अभी अरुणाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए हैं असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 60 में से 46 सीट पर जीत दर्ज कराई है और सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। तो दोनों राज्य अपने अपने राज्यों में स्पष्ट विजेता बनकर उभरी हैं। नेक्स्ट इज आर नेशनल न्यूज। हैदराबाद टेन्योर एज जॉइंट कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड। तो फाइनली हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जॉइंट कैपिटल के रूप में हैदराबाद 2 जून 2024 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा। यह साझा राजधानी स्थिति की 10 साल की अवधि का अंत है। 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ने आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के निर्माण का प्राण बेसिकली मार्ग प्रशस्त किया था। हैदराबाद विभाजन के बाद से साझा राजधानी के रूप में सेवा कर रहा था। क्लियर? तो अब से हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट कैपिटल नहीं रहेगा, मतलब इसका कार्यकाल खत्म हो गया। 2024 में जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तब 10 साल के लिए इसे ज्वाइंट कैपिटल बनाया गया था। तो अभी 10 साल पूरे हो गए हैं तो इसे ज्वाइंट कैपिटल के दर्जे से हटा दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज the Department of Telecommunication has introduced basically new mobile number series for service and transactional call. तो दूरसंचार विभाग ने सेवा और लेन देन कॉल्स के लिए नई मोबाइल नंबर श्रृंखला शुरू की है।
दूरसंचार विभाग ने सेवा और लेन देन संबंधित वॉइस कॉल करने के लिए 160 श्रृंखला पेश की है। यह नई श्रृंखला भारतीय नागरिकों को वैध कॉल की पहचान करने और टेली मार्केट से अनचाही कॉल को कम करने में मदद करने का उद्देश्य रखती है। 160 श्रृंखला सेवा और लेन देन कॉल के लिए 140 श्रृंखला की जगह लेंगी, जबकि 140 श्रृंखला का उपयोग प्रचार कॉल के लिए जारी रहेगा। नई श्रृंखला वैध सेवा और लेन देन कॉल और स्पैमर्स के बीच स्पष्ट अंतर प्रदान करेंगे बेसिकली। उसके साथ साथ जो दूरसंचार विभाग है उसने यह प्रस्तावित किया है कि दूरसंचार ऑपरेटर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की डू नॉट डिस्टर्ब सुविधा का उपयोग अवांछित प्रचार कॉलों को ब्लॉक करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट इज AIBEA लॉन्च एक्सक्लूसिव वेबसाइट बैंक क्लिनिक टू गाइड रिटेल कस्टमर्स। तो अखिल भारतीय ऑल इंडियन बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन हैज लॉन्च बैंक क्लिनिक एन एक्सक्लूसिव वेबसाइट इन मुंबई, महाराष्ट्र। यह वेबसाइट खुदरा ग्राहकों को उनके अधिकारों और उपायों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए एक शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रण करने वाली नीति पर जानकारी, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करके वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। ग्राहक वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और 5 दिन के भीतर नियामक दिशा निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें कि वेबसाइट केवल उपचारों का मार्गदर्शन करती है, लेकिन प्रश्नों का समाधान नहीं करती। तो मार्गदर्शन करेगी बट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर रिलीज द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ GDP फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वार्षिक GDP के अस्थायी अनुमान और फाइनेंशियल ईयर 24 की चौथी तिमाही के GDP के तिमाही अनुमान जारी किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8% बढ़ी और सकल मूल्य वृद्धि विच इज ग्रोस वैल्यू एडेड जो है वो एस्टिमेटली 6.3% इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? तो ये जो एस्टिमेशन है वो राव इंदरजीत सिंह जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट इज इंडिया रिसीव मैक्सिमम FDI फ्रॉम सिंगापुर फॉलोड बाय मॉरिशियस इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग भारत सरकार ने बताया कि 2024 में भारत ने सबसे ज्यादा फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा सिंगापुर से प्राप्त किया है और उसके बाद मॉरिशियस से प्राप्त किया है। FDI इक्विटी प्रवाह में 3.5% की कमी के बावजूद सिंगापुर शीर्ष निवेशक के रूप में उभरा। इसके बाद मॉरिशियस ने 7.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जापान, UAE, जर्मनी और कैमन द्वीप भी महत्वपूर्ण निवेशक थे। कुल FDI में 1% की नगण्य कमी देखी गई जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 71.35% बिलियन से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 70.95 बिलियन हो गया है। सिंगापुर एक प्रमुख निवेशक बना हुआ है जिसकी राजधानी सिंगापुर और इसकी मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया गया है अभी ब्लूमबर्ग्स के थ्रू, जिसमें बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की गई है कि वर्ल्ड में कौन बिलियनियर्स की किसकी कितनी रैंक है। तो अगर मैं भारत से बात करूं तो गौतम अडानी वर्ल्ड लेवल पे 11वें स्थान पर हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। सो इससे पहले मुकेश अंबानी थे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी अब 12वें स्थान पर आ गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग और गौतम अडानी 11वें स्थान पर वर्ल्ड में सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी अब 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर? तो ये 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं वैश्विक स्तर पर और एशिया में ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अडानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए उनकी कुल संपत्ति 109 अरब अमेरिकन डॉलर है और वे 12वें स्थान पर हैं। अडानी की संपत्ति में 26.8 बिलियन
अमेरिका डॉलर की वृद्धि हुई है, जबकि अंबानी की संपत्ति में 12.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। उसके साथ साथ अडानी एंटरप्राइज समूह की प्रमुख कंपनियों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 17 बिलियन अमेरिका डॉलर का राजस्व भी दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दैनिक रैंकिंग है, जिसमें बर्नार्ड अर्नोल्ट, एलन मस्क और जेफ बेजोस शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा बनाए हुए हैं। क्लियर? सो गौतम अडानी वर्ल्ड में 11वें नंबर पर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बाजार पूंजीकरण है वो 8 लाख करोड़ की मील के पत्थर को पार कर गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट कैप क्रॉस 8 लाख करोड़ माइलस्टोन। तो भारतीय स्टेट बैंक ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है। इस मील का पत्थर इसके शेयर की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि से प्रेरित था। बैंकिंग क्षेत्र में निवेशों के विश्वास को दर्शाती है यह उपलब्धि, और यह अनुकूल बाजार परिस्थितियों के बीच एसबीआई के मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित करता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है एक तो भारत का, जिसकी अभी जो मार्केट कैपिटल है वो उसने 8 लाख करोड़ को क्रॉस कर लिया है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों का जॉइंट मर्जर है। सबसे पहले 1921 में 3 प्रेसिडेंसी के बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। देन 1955 में नेशनलाइज के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। क्लियर? तो भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के मील के पत्थर को पार कर गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो गोल्डमैन सैच बूस्ट इंडियन जीडीपी फोरकास्ट टू 6.9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। सो गोल्डमैन सैच ये क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेडिक्ट करती है वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज की जीडीपी को, उनकी ग्रोथ रेट को। तो गोल्डमैन सैच ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 6.7% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। बट अभी इसने अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान था उसको रिवाइज किया है, और इसके अकॉर्डिंग 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो कितने परसेंट रहेगी? 6.9% रहने की उम्मीद है। क्लियर? जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए इसने 7.1 की अपेक्षा से अधिक जीडीपी वृद्धि के बाद यह समायोजन किया है। वृद्धि मजबूत निवेश मांग और खपत में सुधार से प्रेरित थी। तो सिंपली याद रखना है, गोल्डमैन सैच के थ्रू भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइज की गई है। जो पहले इसने 6.7% का अनुमान लगाया था, अब इसके अनुमान के अकॉर्डिंग वो कितनी रहने वाली है? 6.9% रहने वाली है। डन? Okay. Next is SEBI launched Sathi 2.0 personal financial app for investors. So basically SEBI, what is SEBI? Security and Exchange Board of India. ये भारत की एक मार्केट है बेसिकली, जो कंट्रोल करती है, जो भारत की शेयर मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी साथी 2.0 एक पर्सनल फाइनेंशियल ऐप लॉन्च की है। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए। तो ऐप क्या करेगी? जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए उपकरण प्रदान करेगी। इसमें केवाईसी प्रक्रिया, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और अन्य पर मॉड्यूल शामिल है। यह ऐप व्यक्तिगत वित्त योजनाओं में सहायता के लिए शैक्षणिक वीडियो भी प्रदान करता है। तो सेबी लॉन्च साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप फॉर इन्वेस्टर्स। क्लियर? तो सेबी ने निवेशकों के लिए साथी 2.0 व्यक्तिगत वित्त ऐप लॉन्च किया है। डन? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आल्सो रिलेटेड, और नेक्स्ट न्यूज विच इज आल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इंडिया एफडीआई लैंडस्केप इन 2023-24। सो भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है अभी उसमें क्या आई है? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। सो 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 3.5% की मामूली कमी देखने को मिली है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण संकुचन हुआ है। इसके बावजूद भारत ने सिंगापुर से महत्वपूर्ण एफडीआई को आकर्षित करना जारी रखा है, और सिंगापुर सबसे बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स बना है जिसने भारत में एफडीआई निवेश किया है। सिंगापुर भारत से एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ, हालांकि संख्याओं में गिरावट आई है। तो पिछले ईयर के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी जो कंपैरिजन कंट्रीज है उसमें
सिंगापुर ने भारत से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो डिफेंस न्यूज आ रही है एक फ्रेंडली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का नाम है रेड फ्लैग 24-2। तो ये सेकंड वर्जन है रेड फ्लैग 24-2। तो भारतीय वायुसेना रेड फ्लैग 22 अभ्यास में अलास्का यूएसए में भाग लेगी। तो भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को बहुराष्ट्रीय रेड फ्लैग 24-2 अभ्यास के लिए अलास्का यूएसए के इल्सन एयरबेस पर तैनात कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये रेड फ्लैग 24-2 कहां पर आयोजित हो रही है? अलास्का यूएसए में आयोजित हो रही है। और भारत की तरफ से कौन सा विमान गया है? राफेल विमान गया है। यह 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास होगा जो 30 मई 2024 को शुरू होगा और कब खत्म होगा? 14 मई 2024 को, ये 14 जून 2024 को ये खत्म हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 8 राफेल लड़ाकू विमान, 3 C-17 परिवहन विमान और 2 IL-78 मध्य वायु ईंधन भरने वाले विमान तैनात किए हैं। यह पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स राफेल F-35 स्टेल्थ फाइटर के साथ प्रशिक्षण करेगा, जो उन्नत युद्ध विमान और हथियार प्रणालियों के साथ मूल्यवान अनुभव प्रदान करेगा। रेड फ्लैग अभ्यास को एक यथावादी और चुनौतीपूर्ण वातावरण को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न राष्ट्रों और सेवाओं के एयर क्रू और उपकरणों को एक साथ लाता है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो रिलायंस फाउंडेशन ने अभी MOU साइन किया है विद नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन फॉर कोस्टल कम्युनिटी एम्पावरमेंट। तो जो तटीय समुदाय हैं उनको और सशक्त बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन और INCOIS विच इज नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन दोनों के बीच में क्या साइन हुआ है? एक बेसिकली MOU साइन हुआ है। तो इस MOU का पर्पस क्या होगा? ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, इसका कुछ तो पर्पस होगा। इसका पर्पस है ओशियन डेटा को एनहेंस करना, क्लाइमेट रिसाइलेंस के बारे में स्टडी करना और डिजास्टर से रिलेटेड जो मिटिगेशंस है उनके बारे में अवेयरनेस लाना। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो MOU किस किस के बीच में हुआ है? रिलायंस फाउंडेशन और इनसॉइस। तो रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने तटीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग जलवायु लचीलापन और आपदा शमन को बढ़ाने के लिए महासागर डेटा का उपयोग करने का लक्ष्य रखता है। मतलब जो ओशियन है उसकी एक्टिविटी के थ्रू डिजास्टर्स मिटिगेशन एंड जो क्लाइमेट रिसाइलेंस है उसमें लचीलापन है, उसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाएगा। रिलायंस फाउंडेशन भारत में सक्रिय समुद्री मछुआरों के परिवार में से लगभग 25% तक पहुंच बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें 8 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पहल महिलाओं को मछली उत्पादन और अन्य उच्च मूल्य वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए योजनाओं तक पहुंचने में भी सहायता करती है। मींस उसके साथ साथ जो फिशरमैन है उनको भी हेल्प पहुंचेगी, उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूमेन्स को लाया जाएगा फिश प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अंडर ब्लू रेवोल्यूशन। तो नीली अर्थव्यवस्था में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इनको इसके बहु जोखिम संवेदनशील मानचित्रों को लचीलापन गतिविधियों से जोड़कर और सुनामी तैयार गांव कार्यक्रम को लागू करके प्रोत्साहित किया जाएगा। डन। सो रिलायंस फाउंडेशन और किस किस के बीच में MOU साइन हुआ है? इनकॉइस के बीच में ये MOU साइन हुआ है फॉर कोस्टल कम्युनिटी एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो असम ने न्यू IIM सेटअप किया है नोन एज IIM कामरूप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम। तो ये क्या करेगा? शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा भारत के अंदर। सो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने असम के कामरूप जिले में एक नए भारत प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने शिक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति की घोषणा की है। IIM अहमदाबाद नए संस्थानों का मार्गदर्शन करेगा और जो ये नया IIM है ये शिक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। तो IIM कामरूप सेटअप किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन कौन करेंगे? हेमंत बिश्वा ने इसे बेसिकली अनाउंस किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल से इसे स्टार्ट किया जाएगा।
ओके, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए एक टाइप किया गया है जुपी और गुरुग्राम साइबर पुलिस के बीच में। तो जुपी ने क्या किया अभी रिसेंटली, जो गुरुग्राम साइबर पुलिस है उसके साथ एक सहयोग किया है ताकि साइबर सुरक्षा के बारे में और ज्यादा जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो यूपी ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ साइबर सुरक्षा ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के 11वें संस्करण के लिए साझेदारी की है। कार्यक्रम जिसका शीर्षक साइबर वॉरियर्स है का उद्देश्य चयनित उम्मीदवारों को साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करना है। महीने भर की इंटर्नशिप क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शित की जाएगी। यह पहल जिम्मेदार डिजिटल नागरिकों को बढ़ावा देना और वास्तविक दुनिया के साइबर खतरों से निपटाने पर भी केंद्रित है। क्लियर? तो यूपी ने साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया। नेक्स्ट इज नोकिया एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय कोलैबोरेट ऑन 5G 6G रिसर्च। तो नोकिया और जीएसवी ने क्या किया है, एक कोलैबोरेशन किया है ताकि 5G और 6G पर फिर 5G और 6G पर रिसर्च किया जा सके। नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग 5G और 6G संरचना में प्रगति पर केंद्रित है। यह साझेदारी परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों को लक्षित करती है। समझौते पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जीएसवी के चांसलर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लियर? तो नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए टू इंक्रीज और टू बूस्ट द और टू बेसिकली डू द रिसर्च इन 4G एंड 5G। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो ल्यूनर टाइम कीपिंग, हाउ नासा प्लान टू सिंक्रोनाइज मून मिशन। चंद्र समय गणना, नासा चंद्र मिशन को कैसे सम्मिलित करने की योजना बना रही है। तो नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी नोन एज ईएसए चंद्रमा के लिए एक सामान्य समय प्रणाली पर काम कर रही है। यह परियोजना आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा, जिसका उद्देश्य मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर वापस लाना है। सामान्य समय प्रबंधन प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों और निजी संगठनों के मिशन का प्रबंधन करेगी। इस पहल का उद्देश्य चंद्र मिशन को प्रभावी ढंग से समन्वित करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। तो दिनेश कार्तिक ऑफिशियली अनाउंसमेंट रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेटर। तो भारतीय विकेट कीपर हैं जिनका नाम क्या है? दिनेश कार्तिक। उन्होंने 1 जून 2024 को अनाउंस किया है कि वो अपने 20 साल के करियर को बेसिकली करियरों से संन्यास लेने वाले हैं, सभी क्रिकेट के फॉर्म से, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ cricket. So Indian wicketkeeper batter Dinesh Karthik officially announced his retirement from all form of cricket on June 1, 2024 from a 20-year career. तो 20 साल से क्रिकेट में हैं, ये विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। 1 जून से इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रकारों से, सभी आधारिक रूप से इनसे संन्यास ले लिया है। कार्तिक ने 19 साल की उम्र में लॉर्डसन में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना राष्ट्रीय पदार्पण किया था। उन्होंने आईपीएल में 6 फ्रेंचाइजी के लिए खेला। अपने करियर का अंत 257 मैचों में 4,842 रन और 22 अर्धशतकों के साथ किया। कार्तिक ने तीनों प्रारूपों में 180 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने एकमात्र टेस्ट शतक और 17 अर्धशतकों के साथ 3,463 रन बनाए हैं। उन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने सौरव गांधी, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली समेत विभिन्न कप्तानों के तहत भी खेला है। तो नाम याद रखना, दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी ऑल फॉर्म से क्या कर लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो अभी योनिक्स बोन इंटरनेशनल चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी 2024 में बोन जर्मनी में, जहां से इंडियन बेसिकली तन्वी शर्मा ने वोन सिंगल में बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है। तो भारत की तन्वी शर्मा ने योनिक्स बोन इंटरनेशनल 2024 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो भारतीय शटलर तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की वांग पे यू को हराया। योनिक्स बोन इंटरनेशनल 2024 में महिला एकल खिताब जीत लिया। 2024 का योनिक्स बोन इंटरनेशनल एक BWF फ्यूचर सीरीज इवेंट है जो 29 मई से 1 जून 2024 तक जर्मनी में आयोजित हुआ था।
चाइनीज ताइपे के चिंग काई ने स्वीडन के गुस्ताख ब्योरकर को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। तो मेंस में किसने जीता है? चाइना ने बेसिकली टाइटल अपने नाम कर लिया है, और व्यूमेन सिंगल में तन्वी शर्मा ने इंडिया से टाइटल अपने नाम किया है। उसके साथ साथ जो तन्वी शर्मा है, इन्होंने फरवरी 2024 में बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम के लिए स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इससे पहले ये बेसिकली इंडियन व्यूमेन टीम एट बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। वह 2023 में बैडमिंटन एशियन अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीती हैं, और वर्तमान में BWF सिंगल महिला रैंकिंग में 432वें स्थान पर है। क्लियर? तो नाम याद रखना है आपको, तन्वी शर्मा, काफी इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको याद रखना है। डन? ओके, नेक्स्ट इज ताइवान एथलीट्स ओपन 2024। तो अभी ताइवान में क्या हुआ है? एथलीट ओपन टूर्नामेंट हुआ है, जहां पर इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जो ताइवान के ताइपी सिटी में कंडक्ट किए गए थे। सो भारतीय दलों ने ताइपेन सिटी ताइवान में आयोजित ताइवान एथलीट्स ओपन 2024 में 3 स्वर्ण, 3 रजक और 1 कांस्य पदक सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? कुल 7 मेडल जीते हैं। नैना जेम्स ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतिस्पर्धा में 6.43 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जो 2024 सत्र का उनका चौथा पोडियम था। डीपी मनु ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 81.58 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो इस सत्र का उनका तीसरा पोडियम था। अंकित चौधरी ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी साथी सोमनाथ चौहान को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उसके साथ अगर बात करें, देव कुमार मीना ने पुरुषों की पोल वॉल्टर में रजत पदक जीता, नित्य रामराज ने महिलाओं की 100 मीटर बांधा दौड़ में रजत पदक जीता, और वेलुवा कोरत विस्या ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स न्यूज। पीवी सिंधु ने ग्रीन डे के बेहतर पोषण में निवेश किया, और वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं ऑफ ग्रीन डे। तो पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड में निवेश करेंगी, बेसिकली निवेश किया है। सिंधु ने भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्टार्टअप से जुड़ गई हैं। उनकी भागीदारी का उद्देश्य भारत में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को दूर करना है। यह कदम बेहतर पोषण को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। क्लियर? तो पीवी सिंधु अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज, रिकॉर्ड प्राइज मनी फॉर 2024 आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप। तो 2024 आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तो पुरस्कार राशि होगी। विजेता टीम को कम से कम 2.4 मिलियन अमेरिका डॉलर मिलेंगे। यह टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुरस्कार धनराशि है बेसिकली, और पुरस्कार राशि में वृद्धि प्रतिष्ठित ट्रॉफी की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। सो इस बार जो आईसीसी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी उसके लिए 2.4 मिलियन अमेरिका डॉलर का कैश प्राइज दिया जाएगा। डन? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 2024। तो आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024। सो बेसिकली ये जो डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, हर साल जून के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है जनरली। तो आक्रमण के निर्दोष बाल पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है। यह मंगलवार को पड़ता है। यह दिन 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह लेबनान युद्ध के दौरान इजरायली आक्रमण से प्रभावित फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की दुर्दशा पर केंद्रित है। साथी द्वारा पोस्ट किए गए बेसिकली बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 2024 कब मनाया गया? 4 जून को मनाया गया। डन? ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेकग्निशन न्यूज। इंडियन फर्स्ट यूएन व्यूमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिका कंबोज रिटायर। तो रुचिका कंबोज आपने पहले नाम सुना होगा। ये यूनाइटेड नेशन की भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि थी, बेसिकली जिन्होंने भारत को प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट किया था अंडर यूनाइटेड नेशन एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव।
सो राजदूत रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी, जिन्होंने 1 जून 2024 से 35 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली है। वे अगस्त 2022 से जून 2024 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पीआर के रूप में कार्यरत रहीं। रुचिका कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी और उन्होंने अपने करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। वे फ्रांस, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, लंदन में राष्ट्रीय मंडल सचिवालय और भारत की प्रोटोकॉल प्रमुख के रूप में सेवा कर चुकी हैं। कंबोज यूनेस्को में राजदूत और दक्षिण अफ्रीका तथा भूटान में भारत की उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं। तो ये हाई कमिश्नर भी रह चुकी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनेस्को की, और साउथ अफ्रीका और भूटान में बेसिकली हाई कमिश्नर रह चुकी हैं इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट इज businesswoman हला टोमास डॉयर इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड की न्यू प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुनाव अभी हुए हैं, 7वें राष्ट्रपति चुनाव हैं, जिसमें बेसिकली हल्ला को अभी क्या सिलेक्ट किया गया है, आइसलैंड का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है। तो आइसलैंड की व्यवसायी हल्ला को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 34.3% वोटों के साथ आइसलैंड का 7वां राष्ट्रपति चुना गया है। वह 1 अगस्त 2024 को गुडनी जोहानसन के उत्तराधिकारी के रूप में आइलैंड की राष्ट्रपति का भार संभालेंगी। हल्ला बेसिकली विगदिस फिनबोगातोतिस के बाद आइलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी, जो 1980 में लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति चुने जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। तो दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी कहां से थी? आइसलैंड से थी। 2024 का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव 1 जून 2024 को हुआ, जिसमें हल्ला ने कतरीना जाकाबसोर और हुल्ला हुंद लोंगादितीर को हराया है। हल्ला का व्यवसाय में अनुभव है, उन्होंने मार्स और पेप्सी कोला जैसी कंपनियों के साथ भी काम किया है, और आइसलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बी टीम की सीईओ के रूप में भी इन्होंने पहले से काम किया हुआ है। क्लियर? Next is also appointment and resignation news. Historical election in Mexico. Claudia Sheinbaum become first women president. तो मेक्सिको में भी इलेक्शन हुए हैं और पहली मेक्सिको की प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लोडिया। तो क्लाउडिया शिनबॉम को मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वो मोरेना पार्टी से हैं। बेसिकली 2 जून 2024 को मेक्सिको में चुनाव हुआ था, जिसके अस्थायी परिणाम मेक्सिकन चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए। निवर्तमान राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपोज ओब्राडोर ने शिनबॉम को उनकी जीत पर बधाई दी। चुनाव ने निचले सदन, सीनेट और क्षेत्रीय और नगरपालिका कार्यों सहित 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों को भी नवीनिर्मित किया है। तो मेक्सिको की न्यू प्रेसिडेंट आपको नाम याद रखना है, क्लोडिया। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट। तो ओईसीडी की रिपोर्ट आई है अभी, उसके अकॉर्डिंग डेवलप कंट्री प्रोवाइड 115.9 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन 2022। तो विकसित देशों ने 2022 में विकासशील देशों के लिए 115.9 बिलियन अमेरिका डॉलर की जलवायु वित्त पोषण प्रदान की है, अकॉर्डिंग टू ओईसीडी रिपोर्ट। तो यह राशि पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर गई है। लक्ष्य से 15% अधिक बढ़कर यह राशि दी गई है। रिपोर्ट 2009 में सहमत UNFCCC लक्ष्य की ओर प्रगति का ओईसीडी का 7वां मूल्यांकन है। ओईसीडी को 1961 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन विच इज नोन एज ओईसी में परिवर्तित कर दिया गया था। ओईसीडी के वर्तमान महासचिव मथियन कॉर्मर्स हैं और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी? द हेडक्वार्टर ऑफ ओईसीडी इज इन पेरिस, फ्रांस। क्लियर? सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए 4 जून 2024 के। सो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? इंटरनेशनल न्यूज में हमने देखा शंग्रीला डायलॉग, जो कहां पर कंडक्ट किया गया? सिंगापुर में कंडक्ट किया गया। और कौन से नंबर का शंग्रीला डायलॉग है ये? 21 नंबर का ये शंग्रीला डायलॉग है। सेकेंड, हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा बीजेपी एंड एसकेएम ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम असेंबली इलेक्शंस जीत लिए हैं। उसके साथ साथ हमने देखा हैदराबाद जो ज्वाइंट कैपिटल थी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की, उसको खत्म कर दिया गया है।
बैंकिंग और वित्तीय समाचार हमने देखे। डॉट ने सेवा और लेन-देन काल के लिए नई मोबाइल नंबर श्रृंखला शुरू की। AIBA ने खुदरा ग्राहकों को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष वेबसाइट बैंक क्लिनिक लॉन्च की है। उसके साथ-साथ हमने देखा है NSO रिलीज प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। उसके साथ हमने देखा भारत ने को सब फाइनेंशियल ईयर 24 में सिंगापुर से अधिकतम FDI प्राप्त हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स देखा जिसमें गौतम अडानी वर्ल्ड वाइड 11वें सबसे अमीर इंसान है और एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए। उसके साथ साथ हमने देखा स्टेट बैंक ने अपनी मार्केट कैपिटल 8 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर लिया है। और उसके साथ साथ जो गोल्डमैन सैशे है उसने भारत की GDP को अगेन बेसिकली चेंज किया 6.7 से 6.9%। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमने सेबी ने देखा साथ ही 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च की है। और उसके साथ साथ हमने FDI लैंडस्केप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। डिफेंस में हमने रेड फ्लैग 24/2 एक्सरसाइज देखी जहां पर भारतीय फाइटर जो राफेल है वो पार्टिसिपेट करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा हमने रिलायंस ने और इनकॉस ने कोस्टल कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए MOU साइन किया है। असम में नया IIM कामरूपा एस्टेब्लिश होगा। उसके साथ साथ यूपी ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ टाई अप किया है ताकि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ 5G और 6G रिसर्च के लिए हमने नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय का टाई अप देखा। और लूनार टाइम कीपिंग देखा हमने कैसे नासा प्लान कर रहा है सिंक्रोनाइजिंग मून मिशन। देन स्पोर्ट्स में हमने रिटायरमेंट देखा दिनेश कार्तिक का। उसके साथ साथ धनवी शर्मा ने व्यूमेन सिंगल में बेसिकली बैडमिंटन टाइटल जीत लिया योनेक्स बोन जर्मनी में। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा ताइवान एथलीट्स में भारत ने 7 मेडल जीते इंक्लूडिंग 3 गोल्ड। PV सिंधु का ब्रांड एम्बेसडर बनी है ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की। और उसके साथ साथ रिकॉर्ड प्राइज मनी रहेगी इस बार ICC मेन T20 वर्ल्ड कप में। इंपॉर्टेंट डे में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। अपॉइंटमेंट में हमने रुचिका कंबोज अभी रिटायर हुई हैं। उसके साथ साथ आइसलैंड की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं और मेक्सिको की प्रेसिडेंट। और रैंक एंड रिपोर्ट में हमने देखा है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को 115.9 बिलियन अमेरिका डॉलर की हेल्प की है। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।